अध्याय 7। जुड़वां द्वीप। रेगोस द्वीप 10 मील चौड़ा और 40 मील लंबा था और इस पर गोस नाम के एक बड़े और शक्तिशाली राजा का शासन था। तट के पास हरे भरे और उपजाऊ खेत थे, लेकिन समुद्र से दूर उबड़ खाबड़ पहाड़ियां और पहाड़ थे, जो इतने पथरीले थे कि वहां कुछ भी नहीं उगता था। लेकिन इन पहाड़ों में सोने और चांदी की खदानें थीं, जहां राजा के गुलामों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें उस उद्देश्य के लिए अंधेरे भूमिगत मार्गों में कैद किया जाता था। समय के साथ गुलामों ने बड़ी बड़ी गुफाएं खोद ली थीं, जिनमें वे रहते और सोते थे, कभी दिन की रोशनी नहीं देखते थे। राजा कौस के छापामार दलों द्वारा कई देशों में पकड़े गए इन गरीब लोगों पर कोड़े से क्रूर पर्यवेक्षक खड़े थे, और अगर वे अपने काम में एक पल भी चूक जाते तो पर्यवेक्षक उन्हें कोड़ों से पीटने के लिए तैयार रहते थे। हरे भरे तटों और पहाड़ों के बीच घने उलझे हुए पेड़ों के जंगल थे, जिनके बीच से खदानों की गुफाओं तक जाने के लिए संकरी पगडंडियां काटी गई थीं। समतल हरे घास के मैदानों पर, समुद्र से दूर नहीं, रेगोस का महान शहर बनाया गया था, जिसमें राजा का महल स्थित था। इस शहर में गोस के हजारों भयंकर योद्धा रहते थे, जो अक्सर अपनी नावों पर सवार होकर समुद्र के रास्ते पड़ोसी द्वीपों पर विजय प्राप्त करने और लूटपाट करने के लिए फैल जाते थे, जैसा कि उन्होंने पिंगरी में किया था। जब वे इन अभियानों में से किसी एक पर अनुपस्थित नहीं होते थे, तो रेगोस शहर उनसे भर जाता था और इसलिए किसी भी शांतिपूर्ण व्यक्ति के रहने के लिए एक खतरनाक जगह बन गई थी, क्योंकि योद्धा अपने राजा की तरह ही अराजक थे। कोरेगोस द्वीप रेगोस द्वीप के बिल्कुल पास था, वास्तव में इतना पास कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर पत्थर फेंका जा सकता था। लेकिन कोरेगोस रेगोस से केवल आधा ही बड़ा था और पहाड़ी होने के बजाय यह एक समृद्ध और सुखद देश था, जो अनाज के खेतों से ढका हुआ था। कोरेगोस के खेत दोनों देशों के योद्धाओं और नागरिकों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे, जबकि रेगोस की खदानें उन सभी को समृद्ध बनाती थीं। कोरेगोस पर रानी कौ का शासन था, जो राजा गोस से विवाहित थी, लेकिन इस रानी का स्वभाव इतना कठोर और क्रूर था कि लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने शासकों में से किससे सबसे अधिक भयभीत हैं। रानी कौ अपने शहर कोरेगोस में रहती थीं, जो उनके द्वीप के उस तरफ था जो रेगोस के सामने था, और उनके दास, जो ज्यादातर महिलाएं थीं, भूमि जोतने, अनाज बोने और काटने का काम करते थे। रेगोस से कोरेगोस तक नावों का एक पुल बना हुआ था, जो एक दूसरे के करीब था और जिसके किनारों पर लोगों के चलने के लिए तख्ते लगे हुए थे। इस तरह एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाना आसान था और खतरे के समय पुल को जल्दी से हटाया जा सकता था। रेगोस और कोरेगोस के मूल निवासियों में योद्धा शामिल थे, जो लड़ाई और तबाही के अलावा कुछ नहीं करते थे, और कांपते हुए नौकर जो उनकी सेवा करते थे। राजा गोस और रानी कोर पूरी दुनिया के साथ युद्ध में थे। अन्य द्वीपवासी उनसे नफरत करते थे और उनसे डरते थे, क्योंकि उनके दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और कमजोर या बीमार लोगों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाती थी। जब पिंगरी गई नावें लूट के माल और बंदियों के एक समूह से भरी हुई वापस लौटी, तो रेगोस और कोरेगोस में बहुत खुशी मनाई गई और राजा और रानी ने उन योद्धाओं के लिए एक बढ़िया दावत दी जिन्होंने इतनी बड़ी विजय हासिल की थी। ये दावत राजा गोस के महल के मैदान में योद्धाओं के लिए रखी गई थी, जबकि उनके साथ महान सिंहासन कक्ष में सभी कप्तान और योद्धाओं के नेता राजा गोस और रानी कोर के साथ इकट्ठे हुए थे, जो समारोह में भाग लेने के लिए अपने द्वीप से आए थे। फिर पिंगरी के राजा से चुराए गए सभी सामानों को रैंक के अनुसार विभाजित किया गया। राजा और रानी ने आधा हिस्सा लिया, कप्तानों ने 1/4 हिस्सा लिया और बाकी को योद्धाओं में विभाजित किया गया। दावत के अगले दिन राजा गोस ने राजा किट्टिकेट और पिंगरी के सभी लोगों को पहाड़ों के नीचे अपनी खदानों में काम करने के लिए भेजा। पहले उन्हें एक साथ जंजीरों में बांध दिया ताकि वे भाग न सकें। पिंगरी की सौम्य रानी और उसकी सभी महिलाओं, साथ ही पकड़े गए बच्चों को रानी कौ को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें अपने अनाज के खेतों में काम करने के लिए लगा दिया। तब इन भयानक द्वीपों के शासकों और योद्धाओं ने सोचा कि उन्होंने पिंगरी के साथ हमेशा के लिए काम खत्म कर दिया है। इसकी सारी संपत्ति लूट ली गई, इसके घर तोड़ दिए गए, इसकी नावें जब्त कर ली गईं और इसके सभी लोग गुलाम बना लिए गए। क्या संभावना थी कि वे फिर कभी इस उजाड़ द्वीप के बारे में सुन सकें?
इसलिए रेगोस और कोरेगोस के लोग आश्चर्यचकित और हैरान रह गए जब एक सुबह उन्होंने दक्षिण की दिशा से अपने तटों की ओर एक काली नाव को आते देखा जिसमें एक लड़का, एक मोटा आदमी और एक बकरी थी। योद्धाओं ने एक दूसरे से पूछा कि ये कौन हो सकते हैं और वे कहाँ से आए हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से उन द्वीपों पर नहीं आया, ये निश्चित था। राजकुमार इंगा ने अपनी नाव को रेगोस द्वीप के दक्षिणी छोर पर ले गया, जो शहर के सबसे नजदीक उतरने का स्थान था, और जब योद्धाओं ने ये कार्रवाई देखी तो वे बुज़्ज़ब नामक एक बड़े कप्तान के नेतृत्व में उससे मिलने के लिए तट पर गए। वे लोग निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं चाहते, रिनकेटिंक ने बेचैनी से लड़के से कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे हमें पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। डरो मत, सर, इंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। जब तक मैं इन लोगों से बात नहीं कर लेती, तब तक बिलबिल के साथ नाव में चुपचाप रहो। उसने नाव को किनारे से 1 दर्जन फीट दूर रोक दिया और अपनी जगह पर खड़ा होकर सामने खड़ी भीड़ को गंभीरता से प्रणाम किया। बड़े कैप्टन बुज़्ज़ब ने कर्कश आवाज में कहा, अच्छा छोटे, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिन बुलाए और अकेले रेगोस द्वीप पर आने की? मैं इंगा हूँ, पिंगरी का राजकुमार, लड़के ने उत्तर दिया, और मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने लोगों को मुक्त कराने आया हूँ, जिन्हें आपने गलत तरीके से गुलाम बना लिया है। जब उन्होंने ये साहसिक भाषण सुना तो योद्धाओं की टोली में से एक जोरदार हंसी उठी और जब वह हंसी शांत हुई तो सेनापति ने कहा, तुम मजाक करना पसंद करते हो मेरे प्यारे राजकुमार, और मजाक भी अच्छा है, लेकिन तुमने अपनी मर्जी से अपना सिर शेर के मुंह में क्यों घुसेड़ दिया? जब तुम आज़ाद थे तो आज़ाद क्यों नहीं रहे? हमें नहीं पता था कि हमने पिंगरी में एक भी व्यक्ति को छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि तुम हमसे बच निकलने में कामयाब हो गए, इसलिए यह वाकई तुम्हारी दयालुता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए, हमारे गुलाम बनने के लिए। तुम्हारे साथ यह मजाकिया मोटा व्यक्ति कौन है? ये गिलगाड के महान शहर के महामहिम राजा रिनकेटिंक हैं। वे मेरे साथ ये देखने आए हैं कि आपने पिंगरी से जो कुछ भी चुराया है उसकी पूरी भरपाई करें। और भी बेहतर, बुज़्ज़ब हंसा, वह रानिको के लिए एक बढ़िया गुलाम बनेगा, जिसे मोटे आदमियों को गुदगुदाना और उन्हें कूदते देखना बहुत पसंद है। राजा रिनकेटिंक ने जब ये सुना तो वह भयभीत हो गया, लेकिन राजकुमार ने पहले की तरह निर्भीकता से उत्तर दिया, हम डींगों से डरने वाले नहीं हैं, मेरा विश्वास करें, नहीं हम इतने कमजोर हैं जितना आप सोच रहे हैं। हमारे पास इतनी महान और भयानक जादुई शक्तियां हैं कि कोई भी योद्धा संभवतः हमारा सामना नहीं कर सकता है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना शहर और अपना द्वीप हमें सौंप दें, इससे पहले कि हम आपको अपनी शक्तिशाली शक्तियों से कुचल दें। लड़के ने बहुत गंभीरता से बात की, लेकिन उसके शब्दों ने केवल हंसी की एक और चीख पैदा की। इसलिए जब रेगोस के लोग हंस रहे थे तो इंगा ने नाव को रेतीले समुद्र तट पर ले जाकर छलांग लगा दी। उसने रिनकेटिंक की भी मदद की, और जब बकरी बिना किसी मदद के रेत पर कूद गई तो राजा बिलबिल की पीठ पर चढ़ गया। अंदर से थोड़ा कांप रहा था, लेकिन जितना संभव हो सके उतना बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। बकरी के कानों के बीच में घने बालों का एक गुच्छा था, और इस इंगा ने अपने बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। लड़का जानता था कि गुलाबी मोती न केवल उसे, बल्कि उसके द्वारा छुए गए सभी लोगों को किसी भी नुकसान से बचाएगा, और चूंकि रिनकेटिंक बकरी पर सवार था और इंगा ने जानवर पर अपना हाथ रखा था, इसलिए योद्धाओं द्वारा की गई किसी भी हरकत से तीनों को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन कैप्टन बुज़्ज़ब को यह नहीं पता था, और तीनों का छोटा समूह इतना कमजोर और हास्यास्पद लग रहा था कि उसे लगा कि उन्हें पकड़ना आसान होगा। इसलिए वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा और अपने हाथ की एक लहर के साथ कहा, घुसपैठियों को पकड़ो। तुरंत ही 2 या 3 योद्धा आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे तीनों में से किसी तक भी नहीं पहुंच पाए। उनके हाथ मानो लोहे की एक अदृश्य दीवार द्वारा पकड़े गए थे। पकड़ने के इन प्रयासों पर कोई ध्यान दिए बिना इंगा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बकरी उसके साथ साथ चलती रही। और जब रिनकेटिंक ने देखा कि वह किसी भी तरह से सुरक्षित है, तो उसने अपनी एक बड़ी मज़ेदार हंसी निकाली और इसने योद्धाओं को चौंका दिया और उन्हें घबरा दिया।
तीनों के लगातार आगे बढ़ने और अपने आदमियों को पीछे धकेलने पर कैप्टन बज़्ज़ब की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। न ही वह खुद इन अजीबोगरीब आगंतुकों की रक्षा करने वाले जादू से भयभीत था। योद्धाओं के लिए वे तुरंत आतंकित हो गए और शहर की ओर ढलान पर घबराहट में भाग गए, और बज़्ज़ब को उनका पीछा करना पड़ा और उन्हें रोकने और उन्हें युद्ध की पंक्ति में खड़ा करने से पहले उन्हें सजा देने की धमकी देनी पड़ी। रेगोस के सभी लोग भाले और धनुष बाण लिए हुए थे, और कुछ अधिकारियों के पास तलवारें और युद्ध कुल्हाड़ियां थीं, इसलिए बुज़्ज़ब ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी जगह पर खड़े रहें और जैसे ही अजनबी पास आएं, उन पर गोली चलाएं और उन्हें मार डालें। उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। इंगा आगे था। योद्धाओं ने सीधे लड़के की छाती पर तीखे तीरों की बौछार की, जबकि अन्य ने उस पर अपने लंबे भाले फेंके। रिनकेटिंग को ऐसा लग रहा था कि नन्हा राजकुमार निश्चित रूप से मर जाएगा, क्योंकि वह जानलेवा मिसाइलों की बौछार का सामना कर रहा था, लेकिन गुलाबी मोती की शक्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और जब तीर और भाले उसके शरीर के 1 इंच के भीतर पहुंच गए तो वे फिर से उछलकर उसके पैरों पर गिर पड़े। रिनकेटिंग या बिलबिल को जरा भी चोट नहीं लगी, हालांकि वे इंगा के पास ही खड़े थे। बज़्ज़ब एक क्षण तक चुपचाप आश्चर्य से लड़के को देखता रहा। फिर अपने आप को संभालते हुए वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, एक बार फिर, सब लोग एक साथ हो जाओ मेरे साथियों। कोई भी हमारी ताकत को चुनौती देकर जीवित नहीं बच पाएगा। फिर से तीरों और भालों की बौछार तीनों की ओर बढ़ी, और चूंकि इस समय तक रेगोस के कई और योद्धा उनके साथियों के साथ आ गए थे, इसलिए हवा एक पल के लिए घातक बाणों से अंधेरी हो गई। लेकिन फिर से सभी पिंक पल की शक्ति के आगे बेबस हो गए, और बिलबिल, जो उसे और उसके दल को घायल करने के प्रयासों से बहुत क्रोधित हो रहा था, अचानक आगे बढ़ा, इंगा की पकड़ को छोड़ दिया और योद्धाओं की पंक्ति में जा घुसा, जो जीतने में अपनी विफलता पर आश्चर्यचकित खड़े थे। बकरी के हमले से आश्चर्यचकित होकर 1 दर्जन बड़े योद्धा डर के मारे चिल्लाते हुए ढेर में गिर गए, और उनके साथी, यह नहीं जानते हुए कि क्या हुआ था, लेकिन कल्पना करते हुए कि उनके दुश्मन उन पर हमला कर रहे थे, मुड़े और शहर की ओर भागे जितना वे जा सकते थे। बिलबिल अभी भी गुस्से में था। उसने बड़े कप्तान को पकड़ने का समय लिया क्योंकि वह अपने आदमियों का पीछा करने के लिए मुड़ा था, और बुजुर्ग पहले सिर के बल जमीन पर गिर गया, फिर 2 या 3 बार लुढ़का और अंत में कूद गया और अपने पराजित योद्धाओं के पीछे चिल्लाता हुआ भाग गया। बकरी की ओर से यह धक्का राजा रिनकेटिंग के लिए बहुत कठिन था, जो मुठभेड़ के सदमे से बिलबिल की पीठ से लगभग गिर गया, लेकिन छोटे मोटे राजा ने अपनी बाहों को बकरी की गर्दन के चारों ओर लपेटा और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी ताकत से उससे चिपके रहे, जब तक उसने इंगा को विजयी होकर यह कहते नहीं सुना, हमने बिना कोई वार किए लड़ाई जीत ली है। तब तक रिनकेटिंग ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसने योद्धाओं को रेगोस शहर में घुसते और भारी फाटकों को तोड़ते देखा, और ये दृश्य देखकर उसे बहुत राहत मिली। बिना वार किए, बिलबिल ने गुस्से से कहा, ये बिल्कुल सच नहीं है राजकुमार इंगा। मैंने माना कि तुमने लड़ाई नहीं की, लेकिन मैंने अच्छे उद्देश्य से 2 बार वार किया, और मेरा दावा है कि मैंने बिना किसी सहायता के काय योद्धाओं पर विजय प्राप्त की। तुम और मैं साथ साथ, बिलबिल, रिनकेटिंग ने नरमी से कहा। लेकिन अगली बार जब तुम हमला करो, तो कृपया मुझे समय रहते चेतावनी दे देना, ताकि मैं उतरकर हमले का सारा श्रेय तुम्हें दे सकूं। अब उनके आगे बढ़ने का विरोध करने वाला कोई नहीं था, इसलिए तीनों शहर के द्वारों की ओर चल पड़े, जो उनके लिए बंद कर दिए गए थे। द्वार लोहे के थे और उन पर भारी सलाखें लगी हुई थीं, और शहर की ऊंची दीवारों के ऊपर अब योद्धाओं का एक समूह तीरों, भालों और अन्य हथियारों से लैस दिखाई दिया। क्योंकि बुज़्ज़ब सीधे राजा कौस के महल में गया था और उसने अपनी हार की सूचना दी थी, लड़के, मोटे राजा और बकरी के शक्तिशाली जादू के बारे में बताया था, और पूछा था कि आगे क्या करना है। बड़ा कप्तान अभी भी डर से कांप रहा था, लेकिन राजा गोस जादू में विश्वास नहीं करता था, और बुज़्ज़ब को कायर और कमज़ोर कहता था। राजा ने तुरंत अपने आदमियों की कमान संभाली, और उसने दीवारों पर योद्धाओं को तैनात करने का आदेश दिया और उन्हें निर्देश दिया कि अगर कोई भी 3 अजनबी द्वार के पास आए तो उसे गोली मार दें।
बेशक न तो रिमकिटिंग और न ही बिलबिल को पता था कि उन्हें किस तरह से नुकसान से बचाया गया था, और इसलिए पहले तो वे लड़के के इस आदेश से नाराज थे कि तीनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए और हर समय एक दूसरे को छूना चाहिए। लेकिन जब इंगा ने समझाया कि उसका जादू उन्हें चोट से नहीं बचा सकता, तो वे आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब उन्होंने इतना कुछ देख लिया था कि उन्हें यकीन हो गया था कि राजकुमार वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित था। जैसे ही वे द्वार के सामने पहुंचे, उन पर तीरों और भालों की एक और बौछार हुई, और पहले की तरह एक भी मिसाइल उनके शरीर को नहीं छू पाई। राजा गोस, जो दीवार पर था, बहुत हैरान और कुछ हद तक चिंतित था, लेकिन वह अपने द्वार की ताकत पर निर्भर था और उसने अपने आदमियों को तब तक गोलीबारी जारी रखने का आदेश दिया जब तक कि उनके सभी हथियार खत्म न हो जाएं। इंगा ने उन्हें जितनी चाही उतनी गोली चलाने दी, जबकि वह स्वयं बड़े द्वार के सामने खड़ा होकर उनकी सावधानीपूर्वक जांच करता रहा। शायद बिलबिल गेट तोड़ सकता है, रिमकिटिंक ने सुझाव दिया। नहीं, बकरी ने उत्तर दिया, मेरा सिर कठोर है, लेकिन लोहे से अधिक कठोर नहीं। तो फिर, राजा ने उत्तर दिया, हमें बाहर ही रहना चाहिए, विशेषकर इसलिए क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इंगा को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वे अंदर नहीं जा सकते। दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे, और 3 भारी सलाखों को स्टील की चादरों पर लगे मोटे स्टैपल की मदद से जगह पर रखा जाता था। लड़के को बताया गया था कि ब्लू पल की शक्ति उसे ताकत का कोई भी कारनामा करने में सक्षम बनाएगी, और उसे विश्वास था कि यह सच था। राजा गोस के निर्देशन में योद्धा आक्रमणकारियों पर तीर, भाले, कुल्हाड़ी और बड़े बड़े पत्थर फेंकते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नीचे की जमीन हथियारों से भरी हुई थी, फिर भी गेट के सामने तीनों में से किसी को भी जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। जब सभी उपलब्ध हथियार फेंक दिए गए और किसी भी तरह का एक भी हथियार हाथ में नहीं बचा, तो हैरान योद्धाओं ने देखा कि लड़के ने गेट पर अपना कंधा टिकाया और सलाखों को पकड़ने वाले बड़े बड़े स्टैपल को तोड़ दिया। उनके हजारों आदमी भी यह करतब नहीं कर सकते थे, फिर भी छोटे, दुबले पतले लड़के ने इसे आसानी से कर दिखाया। गेट खुल गए और इंगा शहर की सड़क पर आगे बढ़ी और राजा गोस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन अब गोस भी अपने योद्धाओं की तरह ही बुरी तरह से डर गया था। वो और उसके लोग युद्ध और लूटपाट के आदी थे और उन्होंने कई देशों में आतंक फैलाया था, लेकिन यहाँ एक छोटा लड़का, एक मोटा आदमी और एक बकरा था जो युद्ध में अपने सभी कौशल, अपनी बड़ी सेना और हजारों घातक हथियारों के बावजूद घायल नहीं हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने न केवल राजा गोस की पूरी सेना को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने शहर के विशाल द्वारों को तोड़ दिया था, इतनी आसानी से जैसे कि वे कागज के बने हों, और इतनी बड़ी ताकत का प्रदर्शन करके दुष्ट राजा को अपने जीवन के लिए डर लगने लगा। सभी गुंडों और लुटेरों की तरह गोस दिल से कायर था, और अब एक डर ने उसे जकड़ लिया और वह पिंगरी के राजकुमार इंगा के शांत आगे बढ़ने से पहले मुड़ गया और भाग गया। योद्धा अपने स्वामी की तरह थे और अपने सभी हथियारों को दीवार के पार फेंक दिया, और अजनबियों का विरोध करने में असहाय होने के कारण वे सभी गोस के पीछे झुंड में आ गए, जिसने अपना शहर छोड़ दिया और नावों के पुल को पार करके कोरेगोस द्वीप पर पहुंच गया। इन काय योद्धाओं के बीच पुल पार करने के लिए एक हताश संघर्ष हुआ, और कई को पानी में धकेल दिया गया और तैरने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अंततः रेगोस के हर लड़ाकू ने कोरेगोस के तट पर कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने नावों के पुल को तोड़ दिया और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया, इस उम्मीद में कि खुले पानी का विस्तार जादुई आक्रमणकारियों को उनका पीछा करने से रोक देगा। रेगोस के विनम्र नागरिक और सेवा करने वाले लोग, जो अपने पूरे जीवन में क्रूर योद्धाओं से भयभीत और प्रताड़ित रहे थे, अपने स्वामियों की इस अचानक विजय से न केवल बहुत आश्चर्यचकित थे, बल्कि बहुत प्रसन्न भी थे। जब राजा और उसकी सेना कोरेगोस की ओर भागी, तो लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत खुशी से नाचने लगे, और फिर वे ये देखने के लिए मुड़े कि रेगोस के विजेता कैसे थे।